Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट्स, जो कि क्लास 11th में है। उसका चैप्टर नंबर 7 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर का नाम है बर्थ। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो और चैप्टर को बहुत ईजीली समझ सकते हो। इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है आपके पूरे स्नैपशॉट्स में। इसका टाइटल है बर्थ। एग्जैक्टली जो चैप्टर है ये डील करती है अबाउट द बर्थ ऑफ अ बेबी, कि कैसे एक बेबी का बर्थ होता है और उसमें डॉक्टर जो पर्टिकुलर है उनके क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको चैप्टर का और फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो मेजरली इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है हमारे डॉक्टर, बिकॉज अगर आपको बेबी को डिलीवर करना है, बेबी को बर्थ देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एक डॉक्टर का। और डॉक्टर यहाँ पे कौन है? डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिस कपल का ये बेबी होने वाला था, उनके हस्बैंड, तो हस्बैंड का नाम है जो, और ये जो वाइफ है इनकी जो वाइफ है जो एक्सपेक्टेड है, जो डिलीवर करने वाली है बेबी को, वो है सूजन। जो मॉर्गन, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी, सेम सूजन मॉर्गन। और जो साइड रोल में है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चैप्टर में, उनका नाम कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो है जो इनकी वाइफ है, दैट इज सूजन मॉर्गन की मदर। मतलब इस बेबी की जो ग्रैनी है, होने वाली जो नानी है, वो है मदर ऑफ सूजन, क्योंकि उनका नाम मेंशन नहीं है, बस इतना ही पता चला हमें इस चैप्टर में। और लास्ट जो है वो है मिडवाइफ। अब मिडवाइफ क्या होता है? बीच की वाइफ। सो एग्जैक्ट मिडवाइफ होता है जो नर्स का रोल प्ले करती हैं। पुराने टाइम्स में जब इतने नर्सेज एंड डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो ये जो मिडवाइफ्स हैं जो बेबी को डिलीवर करने में बहुत हेल्प करती थी, जिनको हिंदी में हम दाई माँ करके बोलते हैं, ये भी इस चैप्टर में होती हैं, जिनको हम यहाँ पर मिडवाइफ बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले आए हमारे डॉक्टर, जिनका नाम है एंड्रयू मैनसन, और इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करी है, इनकी पढ़ाई अभी अभी कंप्लीट करी है, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की एक पहली डिलीवरी थी, जो उन्होंने बहुत ही पेनफुल मैनर में, बहुत ही फेवरस तरीके से, बट फाइनली बहुत ही हैप्पी एंडिंग दी, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस बेबी को डिलीवर कराया। और उसके साथ हस्बैंड है जो मॉर्गन, जो कि बहुत ही ट्रस्ट करते हैं इन डॉक्टर को। और नेक्स्ट इज वाइफ। वाइफ की कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो गई थी, बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी जब उन्होंने बेबी को डिलीवर किया था। इट वाज अबाउट कि अब किसी एक को सेव कर सकते हो, तो मदर को या फिर बेबी को। तो डॉक्टर ने बहुत वाइज डिसीजन लिया, बहुत क्विक डिसीजन लिया। उन्होंने पहले मदर को सेव करा, एंड व्हेन ही रियलाइज कि अब मदर आउट ऑफ डेंजर है, तो उन्होंने फिर बेबी की टेक केयर की। और सबसे अमेजिंग चीज़ क्या थी, ये जब बेबी का बर्थ हुआ था, जब सूजन मॉर्गन ने इस बेबी को डिलीवर किया था, तो ये बेबी लाइफलेस था। दैट इज, उसमें कोई मोशन नहीं थी। ही वॉज कंसिडर्ड एज कि वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। सो ये कंडीशन थी। बट कैसे डॉक्टर के हार्ड वर्क, कैसे एफर्ट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, इंट्यूशन से उन्होंने इस बेबी को भी लाइफ दे दी। देन नेक्स्ट इज मदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रॉपर मदर का रोल प्ले कर रही थी, डॉक्टर की टेक केयर कर रही थी कि किसी भी तरीके से, बिकॉज मिडनाइट का टाइम था जब इनके हस्बैंड, सूजन मॉर्गन के हस्बैंड जो मॉर्गन डॉक्टर को लेके आते अपने घर, तो उनकी जो मदर थी, बहुत, सूजन की मदर बहुत अच्छे से डॉक्टर की टेक केयर कर रही थी और कॉन्टिन्यूसली अपनी बेटी को बहुत होपफुल नज़रों से देख रही थी कि उनका बेबी डिलीवर होने वाला है, एवरीथिंग इज ओके बेटा
बच्चा तो ठीक होगा ना, मदर ठीक रहेगी, कोई डेंजर की बात नहीं है। सो बहुत हार्ड वर्किंग का भी था और साथ में मिडवाइफ का भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिनके बारे में बार बार बोलूंगी ना। अब मैं जल्दी से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो अब होपफुली आपको कैरेक्टर समझ में आ गए। तो अब मैं बोलूंगी तो यू कैन इजीली रिलेट विद द थिंग्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पर अगर आपको लगे कुछ मिस हो रहा है तो। नाउ ये चैप्टर स्टार्ट होती है एक इवनिंग के सीन से, एक लेट इवनिंग भी नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी नाइट आवर्स की बात थी, मिड नाइट की बात थी, जब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन अपने प्रोफेशन से रिटर्न होके घर आ रहे थे। और जब ये घर आ रहे थे, किससे मिल के आ रहे थे, इनकी जो गर्लफ्रेंड है जिनका नाम है क्रिस्टीन, ये मैंने नहीं बताया बिकॉज इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, बट येस इनडायरेक्ट रोल ज़रूर था। तो एंड्रयू मैनसन, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कौन थी, क्रिस्टीन। तो क्रिस्टियन से इनकी थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई थी, इनकी थोड़े ग्रजेस हो गए, थोड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से एंड्रयू मैनसन अच्छे मूड में नहीं थे, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। और ऐसा कुछ सोचते सोचते उनकी हॉट टॉक होने के बाद वो रिटर्न हो रहे थे, और जैसे ही वो अपने फ्लैट पर, अपने घर पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक पर्सन खड़ा है जिनका नाम है जो मॉर्गन। और जो मॉर्गन एंड्रयू मैनसन को आधी रात को बोलते हैं कि सर आई नीड योर हेल्प, और आपको इमीडिएटली मेरे घर अभी चलना पड़ेगा बिकॉज मेरी जो वाइफ है शी इज़ एक्सपेक्टेड एंड शी इज़ अबाउट टू डिलीवर अ बेबी। तो मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज़ यू कम एट माई होम एंड आई गो अलॉन्ग विद यू। तो इस पर थोड़ा सा वो उनका जो माइंड था एक्चुअली वो बहुत पजल्ड था। क्यों पजल्ड था, वो डिस्ट्रैक्टेड थे क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके साथ उनकी कुछ हॉट टॉक हुई थी और उसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब भी लग रहे थे। तो यहाँ पे हमें मेजरली क्या पता चल रहा है कि एक पर्सन बीइंग अ प्रोफेशन वो कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करता है और कैसे प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से परस्यू करता है। देखो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि चाहे मैं एक टीचर हूँ, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट, कोई भी इंसान हो, किसी भी प्रोफेशन का, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स होती हैं और पर्सनल लाइफ्स में हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। तो कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करता है जो ऑल टुगेदर उनके दिमाग में घूमती रहती है, कैसे वो थॉट्स को साइड करते हैं और अपने प्रोफेशनल चीज़ों को बहुत अच्छे से एक हैप्पी एंड देते हैं बिकॉज वो इतने मैच्योर रहते हैं, दे आर वेल मैच्योर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। उनको पता है कि हमारा एक छोटा सा गलत डिसीजन किसी की लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, किसी की खुशियों पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, किसी को लाइफ और डेथ के बीच में पुट कर सकता है। तो इतने बड़ी जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपर्टीज तो होना ही चाहिए, बट उसमें माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड होता है। ऑल टुगेदर इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए एंड्रयू मैनसन ने एक एग्जाम्पल सेट करा कि कैसे वो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को जस्टिफाई करा और आउट ऑफ द वे जाके उस लेडी की हेल्प करी और उससे पहले उस हस्बैंड की हेल्प करी जब उन्होंने उनको कंसेंट दिया कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो जब वो उनको अपने घर लेके जाते हैं और फाइनली जब वो अपने घर, जो मॉर्गन अपने घर पहुंच जाते हैं, तो वो डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को, कि सर आप मेरे घर चले जाइए और मैं यहीं पर बाहर रुकूंगा बिकॉज ही वाज दिस नर्वस, क्योंकि वो अपनी वाइफ को पेन में नहीं देख सकते हैं। वो अपनी वाइफ जो एक लेडी जो एक पेन बियर करती है वाइल डिलीवरिंग अ बेबी, वो उस पेन को बिल्कुल नहीं देख सकते। और एक फादर का जो हार्ट होता है वो हमें वहाँ पर देखने को मिला कि कैसे फादर वो इन सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे थे, बट उनका जो डेडिकेशन था, जो क्यूरियोसिटी थी, जो एफर्ट्स थे, वो हमें कहाँ से पता चले कि वो रात के कुछ 2-2:30 बजे की बात है जब फादर वो डॉक्टर को अपने घर लेके आए और इट वाज पीक विंटर डे और उस ठंड की रात में वो 2-2:30 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे जब बेबी डिलीवर हुआ, वो उतनी देर तक 3 घंटे तक अप्रॉक्स अपने घर के बाहर ही घूमते रहे, डेस्परेटली होपिंग दैट कि सब चीज़ें सही हो, बच्चा ठीक हो जाए और मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक रहे। ये और उनको सेकेंड चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता चली, हैविंग अ हाई ट्रस्ट, अ डीप ट्रस्ट ऑन डॉक्टर। उन्होंने डॉक्टर को ये कमेंट भी दिया कि सर मुझे पता है कि अगर आप हो तो सब चीज़ें अच्छी ही होंगी, आप हमारे लिए जो करोगे वो बेस्ट ही करोगे, सो आई ट्रस्ट ऑन यू और आप अंदर चले जाइए, मैं यहीं पे आपका वेट करूँगा जब आप आओगे सब चीज़ों को कंप्लीट करके।
ना। जब डॉक्टर अंदर जाते हैं तो उनको रिसीव करती हैं सबसे पहले कौन, सूजन की मदर, मतलब जो बच्चे की होने वाली नानी होती है। तो वो उनको रिसीव करती हैं और इमीडिएटली लेके जाती हैं ऊपर, अपस्टेयर्स लेके जाती है जहाँ पे सूजन मॉर्गन लेटी होती हैं। तो जब वो एग्जामिन करते हैं, डॉक्टर मैंसन पूरा, एंड्रयू मैंसन पूरा एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि अभी डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम है, अभी उनको लेबर पेन्स आ रही हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर वो आ जाते हैं नीचे और नानी को ऐसा लगता है, मतलब सूजन की मदर को ऐसा लगता है कि अभी डॉक्टर चले ना जाएं, ये सोचते हुए कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है बेबी के डिलीवर होने में, तो अभी मैं थोड़ा सा घर से होके आ जाता हूँ। आधी रात का टाइम है, इतनी मेहनत से उनको जो मॉर्गन लेके आए और ये कहीं चले ना जाएं। तो उनकी मदर बोलती है, सर आई वुड लाइक टू ओ यू टी। सो उनको बोलती है कि सर आप चाय पीना चाहेंगे क्या, आप, मैं आपके लिए एक चाय का कप बना के लाती हूँ। तो इस तरीके से जब वो बोल रही थी तो उनकी आई से रिवील कर रही थी और जो डॉक्टर एंड्रयू मैंसन ने बहुत अच्छे से समझ लिया। उनको लगा कि ये मदर ऑफ सूजन ऐसा सोच रही हैं कि आधी रात का टाइम है और मैंने बोला कि अभी डिलीवरी में तो टाइम है, तो उनको ऐसा ना लग रहा हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसलिए वो मुझे एंगेज करके रखना चाहती है अपने घर में विद अ कप ऑफ टी। तो वो कहते हैं, उनको भी एड्रेस करते हैं बाय सेइंग मदर। तो वो बोलते हैं, माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल यहीं पर हूँ, जब तक बेबी की सक्सेसफुल डिलीवरी नहीं करा देता हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊँगा, आप बेफिक्र हो जाइए। और बाय द वे आप चाय पिलाना चाहती हैं तो बिल्कुल चाय पिला दीजिए, लेकिन इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि मैं यहाँ से बिना डिलीवरी कराए चले जाऊँगा, जिस पर्पज़ के लिए आया हूँ उसको कंप्लीट करके ही जाऊँगा। और इसके बाद फिर फाइनली जब वो चाय सिप कर रहे होते हैं, कहाँ पे, अब वो नीचे आ जाते हैं बिकॉज रूम ऊपर था उनका अपस्टेयर्स। नीचे जब वो कॉमन रूम में आ जाते हैं, वहाँ पे फायर प्लेस होता है बिकॉज ठंड का टाइम था। फायर प्लेस के पास बैठ के जब वो चाय सिप कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ पुरानी बातें क्रॉल होती हैं। अब अगेन वो अपने पहले पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, उनका दिमाग जो था वो पूरा ऑक्यूपाइड था क्रिस्टीन के थॉट से। फिर तो कैसे एनी हाउ वो उससे बाहर निकल के आते हैं, वो उनकी वाइफ को, जो मॉर्गन की वाइफ को अटेंड करते हैं, जो होपिंग, जो एक्सपेक्टेड मदर है, उसको चेक करते हैं, बेबी को एग्जामिन करते हैं और फिर वहाँ पे वापस आ जाते हैं, चाय सिप करते हैं, फिर से अपने बैक एंड थॉट्स आ जाते हैं क्रिस्टीन के और वो सोचते हैं कि कैसे बाकी लोग कितने दुखी हैं, किसी की किससे शादी हुई, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई और कोई साथ रह रही है, तो कैसे इनके ग्रजेस होते रहते हैं, रोज़ इनकी लड़ाई होती रहती है। तो वो कहते हैं कि शादी एग्जैक्टली क्या होता है, एक हैप्पी एंडिंग होता है जिसमें दो लोग दे नॉट ओनली शेयर लाइक वन प्लेस बट दे ऑल्सो शेयर फीलिंग्स, इमोशन एंड द एंटायर लाइफ विद ईच अदर। तो बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ होनी चाहिए, ऐसा होप करते हैं। और जब ऐसा सोच रहे होते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में, तो उनके सामने सिर्फ एक ही शक्ल होती है, वो जो होती है उनकी गर्लफ्रेंड, दैट इज क्रिस्टीन। क्योंकि क्रिस्टीन से वो बहुत प्यार करते हैं और वो उसके बिना किसी के बारे में सोच नहीं सकते शादी को। और जब भी सोचते हैं वो क्रिस्टीन के बारे में, उनका चेहरा बहुत खिल उठता है, वो ब्लश करने लग जाते हैं, वो पिंक पिंक हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने प्यार के बारे में सोच रहे होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में। दो की लड़ाई हुई है, बट फिर भी एंड्रयू मैंसन इतने डेडिकेटेड हैं, वो उसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उसी से उनकी शादी हो। तो ऐसा मीनवाइल होता है और एकदम से आवाज़ आती है ऊपर से मिडवाइफ की। वो उनको ऐसा फील होता है, बिकॉज उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनको फील होता है कि बेबी इज़ कमिंग आउट। तो वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती हैं और फिर डॉक्टर जैसे ही बेबी बाहर आता है और वो उनको ऐसा लगता है कि मदर की पल्स रेट बिल्कुल गिर रही है, बिल्कुल कम हो गई है। तो सबसे पहले वो बेबी को ऐसे तुरंत मिडवाइफ को देते हैं जल्दी से और इतनी देर में वो क्या डिसाइड करते हैं कि पहले, और जैसे ही, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि जब बेबी को जब मदर की बॉडी से अलग किया जाता है तो बेबी का सबसे पहले बेबी क्राई होता है। बट यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग थी, जहाँ से डॉक्टर को कुछ रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव है बच्चे के साथ। तो ये दिमाग में था उनके। बट वो देखते हैं कि मदर की कंडीशन बहुत पुअर होती जा रही है, उनकी पल्स बिल्कुल गिर रही है, उनको सांस भी नहीं आ रही है, हार्ट भी अच्छे से बीट नहीं कर रहा। तो पहले वो डिसाइड करते हैं कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ मदर और बेबी को जल्दी से मिडवाइफ को, दाई माँ को हैंड ओवर कर देते हैं। और वो लग जाते हैं मदर को बिल्कुल रेडी करने के लिए और फिर मदर को इंजेक्शन देते हैं जिससे कि उनका वो थोड़ी नॉर्मल होते हैं, थोड़ा प्रॉपर्ली ब्रीथ कर पाती, ऑक्सीजन आता है उनको। और वो थोड़ी इस तरीके से कुछ एफर्ट्स के बाद, डॉक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एफर्ट्स के बाद, इंजेक्शन देने के बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं। और फिर इमीडिएटली डॉक्टर अपनी वो उन मिडवाइफ से पूछते हैं कि वेयर इज़ द बेबी। तो जब मिडवाइफ को भी रियलाइज़ हो गया कि बच्चा जो हुआ है वो लाइफलेस है, तो उनको क्या करती है, जो
पेज हो, न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स को सोक करती और उसके ऊपर बेबी को रैप करके बेड के नीचे रख देती, होपिंग कि बच्चे में तो जान नहीं है, बच्चा तो मरा हुआ है। तो जल्दी बोलते हैं कि बच्चे को दिखा, और वो ऐसे वो इशारा करते हैं कि वो बेड के नीचे है, तो वो झुकते हैं, नील डाउन करते हैं और बेबी को जल्दी से वहाँ से निकालते हैं। इट वॉज लाइक ही वॉज फिशिंग, कितना पानी था, वो फिसल रहा था बच्चा, तो उसको निकालते हैं। फिर बहुत हार्ड एफर्ट्स और उनकी एग्जैक्टली समवेयर 30 to 1 आवर की जो एफर्ट्स होते हैं वो बहुत ही फेवरश होती हैं, जिसमें डॉक्टर्स के एग्जैक्टली पसीने छूट जाते हैं। जो कुछ ऐसे लिटरल डायलॉग्स हैं जहाँ से हमें पता चला कि डॉक्टर के पसीने छूट गए, इतना पसीना आ रहा था कि उनके जो उनके फोरहेड पे जो हेयर्स थे वो उनकी आईज पे आके स्टिक हो रहे थे, ऐसे पसीने की वजह से पूरे बाल चिपक गए थे और उनकी हालत इतने टायर्ड हो गए थे वो कि जब फाइनली वो सक्सेसफुली जब बच्चे की जान में जान आई, तो इससे डॉक्टर की जान में जान आई और डॉक्टर इतने थक गए थे कि स्ट्रेट अवे जैसे ही बेबी ने अपना पहला बेबी क्राई करा तो उन्होंने तुरंत वहाँ उस बेबी को फिर हैंड ओवर दिया, सही कंडीशन है, मदर भी ओके, बेबी भी ओके, और वो तुरंत उन्होंने बैग को वहीं पे छोड़ दिया। उन्होंने मदर को बोला कि मैं बैग यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कल ले लूँगा, और वो तुरंत स्कलरी में जाते, किचन के पास जो लॉबी जैसा एरिया होता है, वॉश एरिया जैसा यूज़ करते हैं लोग उसे, वहाँ पे गए, तुरंत एक गिलास पानी पीते हैं, वहाँ से इमीडिएट चले जाते हैं और सो जाते हैं। और जब रियलाइज़ करते हैं बाहर निकले तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के 5:30 हो गए थे, जहाँ पे माइनर्स वापस अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। ऐसे करके इस हैप्पी एंडिंग से चैप्टर एंड होती है। और जो मेजर जो इतने डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद, इतने पेन के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद जो फाइनली वो जो बेबी क्राई होता है, वहाँ पे डॉक्टर को रियलाइज़ हुआ दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। एंड उनको तब रियलाइज़ होता है कि किसी इंसान के चेहरे पे खुशी लाके, किसी फैमिली को हैप्पीनेस देके, दैट इज़ योर रियल वर्थ। वहाँ पे आप जस्टिफाई करते हो कि आपकी लाइफ जो थी उसका मीनिंग, उसका पर्पस जो आज फुलफिल हो गया है। सो विद दिस एंड्स विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज बर्थ। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस चैप्टर को। सबसे पहले समझेंगे हम इसकी थीम। व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर अराउंड विच द एंटायर चैप्टर इज रिवॉल्विंग। तो जो मेन कैरेक्टर है एंड्रयू मेंसन, डॉक्टर का, उसके आसपास ये पूरी चैप्टर रिवॉल्व कर रही थी। सो लेट्स रीड नाउ। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, आप इनकी फोटोग्राफ देख सकते हैं, गुस्से में लग रहे हैं बट ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, बिकॉज इनसे हमें देखने को मिला कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि रात को 2-2:30 बजे कौन जाता है अपनी ड्यूटी करने। वो चाहते तो मना कर सकते थे, बोल सकते आज मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से फाइट हो गई तो मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा, मैं कुछ गलत कर दूंगा, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। बट ही डिड नॉट डू सो। उन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ों को साइड रखा, बिकॉज उनके लिए उनका प्रोफेशन प्रायोरिटी थी और किसी इंसान की नीड, उसको क्योर करना, उनको हील करना, वो उनके प्रोफेशन की टॉप प्रायोरिटी थी। तो उन्होंने उन चीज़ों को ध्यान दिया और आधी रात के बावजूद भी वो उनके घर गए और सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपर तरीके से करी और उसके बाद ही वो घर अपने लौट कर आए। तो यहाँ से हमें इनके हार्डवर्क के बारे में भी पता चलता है। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन हैज़ जस्ट बिगिन हिज मेडिकल प्रैक्टिस। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इन्होंने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और अभी प्रैक्टिकल इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी आए ही अपनी डिग्री को कंप्लीट कर कहाँ से करिए, एक छोटे से वेल्श माइनिंग टाउन में से। वेल्श मतलब यूके में एक जगह है, और माइनिंग टाउन क्यों बोला, जहाँ पे खदानें होती हैं, माइनर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है और इसीलिए जो मॉर्गन जो हस्बैंड हैं वो भी एक माइनर होते हैं, ऐसी एक माइनिंग फैक्ट्री में वो भी काम करते हैं। सो ये कहाँ का था, वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ बेलिनले। व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अ टेरिबल इवनिंग विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन, जो मॉर्गन अप्रोचेस डॉक्टर एंड्रयू मेंसन टू हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ। और जब ये लौट के आते हैं अपनी जगह से कहाँ पे रहते हैं, ये ब्लेनले में रहते हैं, जहाँ पे ये बहुत सारी माइंस होती हैं, और ऐसी एक माइन में जो मॉर्गन जॉब करते हैं, एक माइनर होते हैं। और जब वो क्रिस्टीन से फाइट करके, क्रिस्टीन से कुछ हॉट टॉक कर जब रिटर्न आ रहे होते हैं डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, तो उनके घर के बाहर उनको कौन मिलते हैं, जो मॉर्गन मिलते हैं, जो अप्रोच करते हैं डॉक्टर को और उनको रिक्वेस्ट करते हैं टू हेल्प हिम इन द डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ।
वाइफ, कि वो उनकी मदद करें। और किस तरीके से मदद करें, कि उनकी वाइफ एक्सपेक्टेड है तो बेबी को डिलीवर करने में उनकी हेल्प करें वो डॉक्टर। तो इस होप के साथ वो डॉक्टर के घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर एंड्रिया मेंसन हैज टू पुट इन मच लेबर इन द डिलीवरी एज द मदर रिक्वायर्स मच अटेंशन बिफोर शी इज रिवाइव। और ये डिलीवरी बहुत सिंपल नहीं होती है कि बहुत इजीली बच्चा हो गया और दोनों अब खतरे से बाहर है, मामा भी ठीक है और बेबी भी ठीक है। ये इतनी इजी डिलीवरी नहीं होती। जब वो करते हैं तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। फाइनली जब हमने देखा कि वो डिलीवरी कर रहे थे, सबसे पहले मदर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई जब वो लेबर में जाती हैं, और फिर उसके बाद बच्चा तो हुआ ही लाइफलेस था। कैसे उस लाइफलेस बच्चे में उन्होंने लाइफ दी। तो ये सारे इतना हार्ड एफर्ट जो डॉक्टर ने पुट करे, ये हमें इस चैप्टर से पता चला। सो दैट रिक्वायर्स मच अटेंशन बिफोर शी इज रिवाइव। फर्दर द बेबी वाज नॉट ब्रीदिंग एट बर्थ, यूजिंग ऑल हिज नॉलेज एंड इंट्यूशंस। उनको कुछ प्रीमोलिशंस आ रहे थे, उनको कुछ इंट्यूशंस आ रहे थे। जो भी उन्होंने पढ़ाई करी, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज का तो यूज़ करा ही करा, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने इंट्यूशन, उनको कुछ इंट्यूशंस आ रहे थे कि मैंने कहीं ऐसा देखा है, एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा कि अगर बच्चे को जान नहीं आए तो उसको ऐसे करो, लाइक हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, लाइक बहुत ज़्यादा जलता हुआ गर्म पानी नहीं बोला, बट नॉर्मल ल्यूक वार्म जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी सह सके। तो पहले उन्होंने अपने उस पर हाथ पे टच करके देखा कि इतना बेबी की बॉडी रेजिस्ट कर पाएगी, तो उसमें उसको जगल कर रहे थे, जगलिंग करते ना, बॉल ऐसे ऐसे एक से डाला फिर दूसरे ऐसे ऐसे करते हैं, तो बेबी को एक में डालते दूसरे में डालते, ऐसे जगलिंग कर रहे थे बेबी के साथ, होपिंग कि उसको सांस आ जाए हॉट वाटर कोल्ड वाटर से। फिर ये भी वर्क नहीं करा, फिर उन्होंने टॉवल लेके उनकी बैक को रब करा बेबी की, फिर चेस्ट को रब कर रहे थे, होपिंग कि वो ब्रीथ करने लग जाए। फाइनली उनकी ये जो एफर्ट थी वो सक्सेसफुल हो गई। तो क्या यूज़ करा उन्होंने, अपनी थियोरेटिकल नॉलेज का यूज़ करा, बिकॉज प्रैक्टिकली उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट कभी कभी उन्होंने कुछ पेशेंट्स को, कुछ डॉक्टर्स को ऐसा करते हुए देखा था, तो उनको कुछ इंट्यूशंस थे कि हो सकता है ये चीज़ मेरी वर्क कर जाए। तो अपनी नॉलेज और इंट्यूशन के साथ फाइनली उन्होंने उस ब्रेथलेस बेबी को, या फिर जिसमें जान नहीं थी उसमें जान डाल दी। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन मेक्स मोर एफर्ट्स टू रिवाइव द चाइल्ड आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ऑफ फ्रैंटिक एफर्ट्स। और बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही हार्ड आधे घंटे के एफर्ट्स करने के बाद फाइनली ही सक्सीड्स एंड कम्स अवे विद द सेंस ऑफ अचीवमेंट। और फाइनली उनको रियलाइज होता आज मैंने कुछ हासिल किया है, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई हार्ड वर्क। और तब उनको जो खुशी होती है, वो उनकी खुशी का कारण क्या था कि फैमिली में हर एक मेंबर को बहुत खुशी हुई इस बेबी के बर्थ से, और उन सबकी खुशी की वजह से डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को रियलाइज हुआ दैट दिस इज द वर्थ ऑफ लाइफ, दिस इज द रियल लाइफ, कि अगर आप किसी के चेहरे पे एक स्माइल ला सकते हो अपनी वजह से। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ the lesson begins with Andrew walking towards his home after having an unpleasant time with his girlfriend। ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, जब एंड्रयू मेंसन लौट के घर आ रहे होते हैं एक शाम को, अपनी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन के साथ हॉट टॉक करने के बाद, एक बहुत ही अनप्लेजेंट सा टाइम स्पेंड करने के बाद। तो अनप्लेजेंट क्या है, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस और रिवोल्यूशन डिसएग्रीएबल। सो जब एक बहुत ही नेगेटिव सा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और घर को लौट रहे होते, तो जैसे ही घर पहुंचते, अपॉन रीचिंग होम एट अराउंड मिडनाइट, अभी आधी रात का समय हो गया था जब वो घर पहुंच रहे थे, घर वो पहुंचे थे। ही फाइंड्स जो मॉर्गन आउटसाइड हिज हाउस वेटिंग फॉर हिम। और जब वो घर पहुंचते तो वो क्या देखते हैं कि उनके घर के बाहर जो मॉर्गन खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आएंगे और मैं इनसे बात करूं। जो एंड सूजन हैड बीन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इस डिलीवरी से रिलेटेड, इस बेबी बर्थ से रिलेटेड, कि जो और सूजन मॉर्गन जो थे, ये अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट टू आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज। शादी के 20 साल हो गए थे, उनका एक भी बच्चा नहीं था। 20 साल के बाद आज उनका पहला बच्चा हो रहा था, तो दे वर वेरी एक्साइटेड, इक्वली दे वर वेरी नर्वस। वो एक्साइटेड तो ऑफ कोर्स होंगे, और वो नर्वस क्यों थे, बिकॉज कहीं ना कहीं मदर को कुछ प्रॉब्लम ना हो या बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, या सारी चीज़ें अच्छे से होंगी या नहीं होंगी, तो इसलिए वो थोड़े पजल भी थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड भी थे, चीज़ों को लेके नर्वस थे, टेंस्ड थे, और कहीं ना कहीं वो एक्साइटेड भी थे। दे वर वेरी एंग्शियस
anxious. So Joe and Susan had been expecting a child that after 20 years of their marriage. Upon reaching, Joe tells Andrew that he is too anxious to be going inside. अब जब वो पहुंच जाते हैं फाइनली, जो मॉर्गन के घर पहुंच जाते हैं डॉक्टर एंड्रियो मेंसन, मतलब अपने साथ ही लेके जाते हैं, तो जो क्या बोलता है डॉक्टर को, जो टेल्स एंड्रियो दैट ही इज टू एंशियस टू बी गोइंग इनसाइड, वो बहुत ही एंशियस है अंदर जाने के लिए, बट वो अभी नहीं जाएंगे जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती। वो सिचुएशन को, कोई पेन, कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हैं और बस वो बाहर खड़े होकर होप करेंगे और प्रे करेंगे और इसलिए बोलते हैं कि मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप अंदर जाइए, आप अपना पर्पस कंप्लीट करके आइए और फिर ये मैं अंदर जाऊंगा। तो वो बाहर खड़े रहते। सो एंड्रयू वॉक्स इन अलोन, ही रियलाइजेस दैट देयर इज स्टिल सम टाइम लेफ्ट। और जब वो मदर को एग्जामिन करते हैं, मदर को चेक करते हैं, बेबी की पल्स वगैरह चेक करते हैं अच्छे से, तो उनको रियलाइज होता है कि अभी डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम है, अभी बच्चा भी बाहर नहीं आ रहा है। सूजन्स मदर हु इज वाइज बट टेंस एट द मोमेंट। अब सूजन की जो मदर होती है वो थोड़ी ओल्ड एज की होती है, 60 ईयर्स में, अपने 60s में होती हैं और उनके जो बाल रहते हैं वो ग्रे होते हैं, वाइट हेयर्स होते हैं उनके, बट वो बहुत ही हम्बल होती हैं। हु इज वाइज बट टेंस, वो भी टेंस रहती हैं, थोड़ी सी घबराई हुई रहती है कि सब ठीक तो होगा ना, मेरी बेटी ठीक तो रहेगी ना, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, दोनों बिल्कुल ठीक ठाक खाएंगे। तो वो भी थोड़ी सी वरिड होती है, थोड़ी सी पजल्ड होती है, बट वो बहुत ही हम्बल होती है। एट द मोमेंट ऑफर्स हिम सम टी, और उनको बोलती है कि अब जब डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि अभी डिलीवरी नहीं है, अभी बच्चा बाहर नीचे नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये सोचते हुए वो क्या करते हैं, ये सोचते हुए ऐसा सोचती है कि डॉक्टर चले ना जाए, कि होपिंग कि अभी टाइम है, तो उनको क्विकली बोलती हैं कि सर वुड यू लाइक टू हैव सम टी, मैं आपके लिए थोड़ी सी चाय बना के लाती हूँ, आप चाय पी लीजिए। तो डॉक्टर को उनकी आईज में वो जो एंग्शियसनेस होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पेन होता है वो उनको समझ में आया, उनको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ बोलना चाहती हैं, और शायद उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जैसा मैंने बोला कि अभी डिलीवरी में टाइम है, तो मैं चला ना जाऊँ, इसीलिए वो मुझे रोकना चाहती हैं और चाय में वो एंगेज कर रही है मुझे। तो वो अपनी वो मदर को ऐसे ही मदर करके बोलते हैं कि मदर डोंट यू वरी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जिस पर्पस के लिए आया हूँ उसको कंप्लीट करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। While he is sipping his tea, he begins thinking about his girlfriend. और जब वो चाय को सिप कर रहे थे, वो अपनी वाइफ के वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपनी बाकी फ्रेंड्स की वाइफ के बारे में सोचते हैं कि उनके उनसे कैसे कैसे रिलेशंस है। So while he is sipping his tea, he begins thinking about his girlfriend. उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? क्रिस्टीन. He recalls how his friends too are having a hard time in their relationships. अब वो ये रियलाइज करते हैं कि यार वो ऐसा है, उसका भी ऐसा रिलेशन है, उसकी वाइफ भी, उनकी भी काफ़ी लड़ाई होती रहती है, बट फिर भी वो इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, कैसे बर्डन लग रहा होगा उन दोनों को एक दूसरे से। और फिर दूसरा केस देखते हैं कि जिसमें डाइवोर्स हो गया, वो अलग अलग अकेले रहते। तो वो सारे से नेगेटिव जो भी मैरिड लाइफ के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में वो सोच रहे होते हैं, बिकॉज उनका अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ है। ऑन द अदर हैंड ही फील्स दैट मैरिज इज मेंट टू बी समथिंग पीसफुल एंड चेयरफुल। और ऑन द अदर साइड सोचते हैं कि उनका जो शादी का जो परसेप्शन है, शादी के लिए जो सोच है, वो उनको ऐसा लगता है कि मैरिज इज मेंट टू बी समथिंग वेरी पीसफुल एंड चीयरफुल। कि शादी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें बहुत ही सुकून है, बहुत ही चीयरफुल है। लाइक इफ यू हैव अ कंपनी ऑफ अ पर्सन हुम यू लव द मोस्ट, तो लाइफ तो जन्नत है, लाइफ तो स्वर्ग है। और इंसान स्वर्गवासी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, बट येस ये उनके थॉट्स होते हैं कि लाइफ इज देन नेक्स्ट लेवल की, बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ वाली फीलिंग उनको एग्जैक्टली थी जब भी वो मैरिज के बारे में सोचते थे। दिस इज अबाउट द परसेप्शन ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। हेडिंग नेक्स्ट। Thus, he finds himself in a conflict. Susan's mother tells him how worried Susan is for the child because the situation is complicated. अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होता है, ही कौन है यहाँ पे? डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब उनको लगता है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि जब वो मैरिज के बारे में सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं उनके दिमाग में, मैरिज को बहुत पॉजिटिवली परसीव करते हैं, बट रियलिटी जब वो देखते हैं तो मैरिज में बहुत नेगेटिव केसेस, उनको किसी का डाइवोर्स हो गया, कोई अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, बहुत ही मिजरेबल लाइफ हो गई है उन दोनों पार्टनर्स की, तो वैसे नेगेटिव, तो अब वो एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गया।
कॉन्फ्लिक्ट इज व्हाट, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, टिपिकली अ प्रोट्रैक्टेड वन, कि कोई बहुत ही डिस्प्यूट में आ गया कि ये तो ऐसा है और ये तो ऐसा है। तो ही फाइंड्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, मैं ऐसा सोचता हूँ बट रियलिटी तो कुछ ऐसी ही दिख रही है मुझे। सूजन्स मदर टेल्स हिम हाउ वरीड सूजन इज फॉर द चाइल्ड। अब इतनी देर में सूजन उनके पास बैठी होती है और डॉक्टर को इंटरप्ट करती हैं उनके थॉट से और उनको बोलती हैं कि सूजन्स मदर टेल्स हिम किसको बोलते हैं, इन्हीं को, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को, हाउ वरीड सूजन इज फॉर द चाइल्ड, कि सूजन जो मदर है वो बच्चे के लिए कितनी वरीड हैं, बिकॉज द सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड। तो कहीं ना कहीं सूजन ने अपनी मदर को इशारे में बोला कि डॉक्टर से पूछिए एवरीथिंग इज ओके। तो वही मदर, वो सूजन की मदर डॉक्टर को अब कन्वे कर रही है कि सूजन काफ़ी वरीड है अपने बच्चे के बर्थ के लिए, सो कैन यू टेल एवरीथिंग इज ओके, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना। तो Susan's mother tells Dr. Andrew Manson how worried Susan is for the child because the situation is complicated. After performing the procedure, the child is born. अब वो कुछ complications थी जो anyhow डॉक्टर ने कर दिया, जिसमें उनको लगा भी कि कहीं उनको जो वाइफ है, जो मदर, एक्सपेक्टेड मदर है अबाउट टू डिलीवर अ बेबी सूजन, कि उनको ऐसा लगा कि क्या उनको क्लोरोफॉर्म तो नहीं मुझे देना पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एनेस्थीशिया टाइप रहता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ी सी नम हो जाती है और आप इजीली डिलीवरी देते हो विदाउट टेकिंग मच पेन्स। तो जब वो ऐसा बोलते हैं कि आई हैव टू गिव क्लोरोफॉर्म, तो सूजन अपनी मदर को बोलती है कि आस्क डॉक्टर कि अगर क्लोरोफॉर्म से कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होगी, सो आई एम वेरी ओके, आप बिना क्लोरोफॉर्म के आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो, आई एम ओके विद इट। सो वो इतनी कंसर्न रहती हैं उस बच्चे के लिए बिकॉज 20 ईयर्स के बाद उनका पहला बेबी होने वाला होता है। दे आर वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, और जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है फाइनली बच्चा बाहर आ जाता है और बच्चा उनके हाथों में आ जाता है। बट एक चीज़ जैसे ही बच्चा हाथ में लेते हैं डॉक्टर, उनको रियलाइज होता है दैट द बेबी इज लाइफलेस, उसमें लाइफ नहीं है। कन्फ्यूज्ड बिटवीन एड्रेसिंग द चाइल्ड और द मॉम, अब वो कन्फ्यूज हो जाता है कि पहले माँ को देखूंगी बच्चे को देखूंगी, बिकॉज बच्चा तो लाइफलेस हुआ है, बच्चे को तो बचाना ही है कुछ भी हो जाए। एट द सेम टाइम मदर तो प्रायोरिटी है, तो वो कहते हैं मदर को देखो, बच्चे को तुरंत मदर को, बेबी को वो मिडवाइफ को हैंड ओवर कर देते हैं और वो मदर को पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं। हु हरसेल्फ लेड अनकॉन्शियस एट द मोमेंट, जो खुद अनकॉन्शियस, जैसे उन्होंने बेबी डिलीवर करा और बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, वो बिल्कुल टायर्ड हो गई थी और उनकी बॉडी फेंट हो गई, अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई थी मदर आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी। सो ही चूजेस टू लुक आफ्टर सूजन फर्स्ट। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पहले मुझे इनको कॉन्शियस करना बहुत ज़रूरी है, मुझे इनको होश में लाना बहुत ज़रूरी है, अगर ये बेहोश रही तो बच्चा तो और ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पहले सूजन को कॉन्शियस स्टेट में लेकर आऊँ। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, नॉट अवेक एंड अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू वंस इन्वायरमेंट, कि जो बिल्कुल बेहोश टाइप की फीलिंग होती है, बेहोश हो जाना। नाउ मूविंग फर्दर, he injected her with a few medicines and when he realized that her heart was regaining its strength, और फाइनली उन्होंने देखा कि उनकी पल्स रेट भी बहुत कम हो गई, हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा, तो उन्होंने कुछ बॉडी में पिल्स इंजेक्ट करी सिरिंज के थ्रू। सो आफ्टर इंजेक्टिंग हर विद फ्यू मेडिसिन एंड व्हेन, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि अब उनका हार्ट वापस से स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहा है, इज रीगेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। रीगेन का मतलब पता है, ऑब्टेन पोजेशन और यूज ऑफ समथिंग, टिपिकली अ क्वालिटी और एबिलिटी अगेन आफ्टर लूजिंग इट, कि पहले उनका हार्ट बिल्कुल जो लूज हो गया था, वीक हो गया था, बिल्कुल प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा था, हार्ट बीट्स प्रॉपर्ली नहीं चल रही थी, पल्स रेट सही नहीं आई थी, अब वो हार्ट की उनकी स्ट्रेंथ आ रही है और इट इज रीगेनिंग, वो फिर से रीगेन हो रहा है, वो रिवाइव हो रहा है, फिर से ठीक हो रहा है। ही टर्न टुवर्ड्स, और ये देखते हुए कि मदर अब अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में आ गई हैं, हार्ट प्रॉपर्ली बीट कर रहा है, पल्स रेट प्रॉपर रीड कर रही हैं, तो उन्होंने देखते हुए कि मदर को फिर इग्नोर करा और फिर उन्होंने फटाफट क्या देखा कि अब मेरे को बेबी को कॉन्शियस करना, अब जो लाइफलेस बेबी हुआ है मुझे उसको ध्यान देना है। सो ही टर्न टुवर्ड्स द चाइल्ड, इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप, और जैसे अब उन्होंने ध्यान से देखा और रियलाइज करा कि वो कौन था, बेबी बॉय डिलीवर करा था और वो बॉय भी परफेक्ट शेप में था,
मतलब पूरा बना हुआ बच्चा था, फुल मेच्योर बच्चा था, बिकॉज वो टाइम पे डिलीवरी हुई थी, कोई प्री मेच्योर वाला केस नहीं था। ही सडनली रिमेंबर दैट इट वाज अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि एक एस्फेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है। ये एस्फेक्सिया एक ऐसा केस, एक ऐसी कंडीशन होती है जब बेबी को सफोगेशन फील होता है और सफोगेशन की वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर पाता और वो ब्रीदिंग चोक होने की वजह से वो लाइफ लेस हो जाता है। तो डॉक्टर को ऐसा रियलाइज होता है कि बेबी को कहीं एस्फेक्सिया तो नहीं है। सो ही सडनली रिमेंबर्ड दैट इट वाज अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन सप्लाई एंड thus he instructed the nurse to get the hot and cold water। तो उनको लगता है कि एस्फेक्सिया का केस कुछ लग रहा है, उनको देख के ऐसा ही समझ में आया, बिकॉज बेबी प्रॉपरली फॉर्म था, उसके सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप्ड थे, पूरा मेच्योर बेबी हुआ है, तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको लगता है ये ब्रीथ नहीं कर रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही इसकी बॉडी के अंदर, तो हो सकता है एस्फिक्सिया हुआ होगा कि ऑक्सीजन सफोगेशन की वजह से बेबी के साथ ऐसा हुआ होगा कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो रहा था ऑक्सीजन का। और इसीलिए उन्होंने मिडवाइफ को, जो नर्स थी, उनको इंस्ट्रक्ट करा कि तुरंत मुझे 2 बेसिन्स ला के दो, एक हॉट बेसिन और एक कोल्ड बेसिन। हॉट बेसिन मतलब एक बोल, बड़े बड़े बोल्स ला के दो जिसमें वो बच्चे को डिप कर सके ऐसे करके। तो एक गर्म पानी का, एक ठंडा। गर्म मतलब कि बॉइलिंग वाटर नहीं था, उसको लीक वार्म करा उन्होंने पहले और फिर अपने हाथ पे डाल के देखा कि बॉडी, बच्चे की जो स्किन है इतनी सेंसिटिव होती है तो क्या वो उसको बियर कर पाएगी या बॉडी जल तो नहीं जाएगी। तो उन्होंने उसको ल्यूक वार्म करा, नॉर्मल करा और उसको हॉट वाटर कोल्ड वाटर, हॉट वाटर कोल्ड वाटर ऐसे में उनको जगल कर रहे थे। The nurse reluctant at first, और नर्स तो बहुत रिलक्टेंट थी कि वो, उनको पता था, बट द बेबी, वो ऐसे बोल रही थी बार बार जिससे समझ में आ रहा था कि वो तो ऐसा बोलना चाह रही है डॉक्टर को, बट द बेबी इज लाइफलेस, कि इससे कोई एफर्ट्स का कोई सेंस नहीं है, इट वुड बी ऑल इन वेन। वो ऐसा कुछ बताना चाह रही थी बट डॉक्टर समझ रहे थे लेकिन उनकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, द नर्स, द मिडवाइफ वाज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब लाइक ना, मना कर रही थी वो, शी वाज नॉट होल हार्टेडली अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर। So reluctant, unwilling and hesitant, disinclined, she was very much unwilling at first, got him what he needed and he juggled the child in hot and cold water simultaneously। और वो reluctant थी बट फाइनली डॉक्टर ने बोला जल्दी जाओ, जल्दी लेके आओ मेरे लिए हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के 2 बेसिन्स। तो जल्दी से बड़े बड़े बोल्स में, एक में गर्म एक में ठंडा पानी, तुरंत लेके आती है उनके लिए। और डॉक्टर ने बच्चे को जगल करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करके जगल करना शुरू कर दिया, हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट में। कैसे, साइमल्टेनियसली, एक पहले हॉट में डाला, फिर कोल्ड में फिर हॉट में, तो साइमल्टेनियस एक के बाद एक में डालना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल हिज एफर्ट्स द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस। इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद, मतलब, और वहाँ पे पूरा पानी पानी फैल गया था, पूरा मेस हो गया था उनके रूम में, पानी पानी हो गया था, कॉटन कॉटन गिरी हुई थी, पूरा गंदा गंदा हो रहा था। और ऐसे में इतने एफर्ट्स करने के बाद भी बच्चा अभी भी लाइफलेस ही था। द चाइल्ड स्टिल ले लाइफलेस। ऐसा लग रहा था उसके हाथ पैर में जान, इट इज जस्ट लाइक अ लोथ। उसका जो स्पाइनल कोड है, जो उसका जो बैक है, उसका जो हेड है, वो भी बिल्कुल लूज था, ऐसे गिर रहा था जिस भी पोजीशन में उसको कर रहे थे, तो उसमें इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी। ऑल अदर्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप। और बाकी के सब मदर को भी कंसिडर, मदर ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि बेबी इज बॉर्न लाइफलेस और वो जिंदा नहीं है। और मिडवाइफ को तो बहुत अच्छा पता चल गया था, बट डॉक्टर कहीं ना कहीं बहुत होपफुल थे और मदर को भी किसी के इस चीज़ के बारे में कुछ भी बताया नहीं था। So all others had already lost hope। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से हम पूरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मदर है, किसकी मदर, मदर ऑफ सूजन, मतलब जो अभी जिनने बेबी डिलीवर करा है उनकी जो मदर, बच्चे की जो नानी है, वो अपने थ्रोट को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, बिकॉज शी वॉज फीलिंग लाइक येलिंग और शी वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग डेस्परेटली, बट वो अपनी आवाज़ नहीं निकालना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो बहुत ज़ोर से रोए और कहीं ना कहीं उस जो अभी न्यूली मदर बनी है उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, और वो ये नहीं रिवील भी नहीं करना चाहती, इसलिए अपना थ्रोट पकड़ के अपनी आवाज़ को बंद करके वो कहीं ना कहीं बहुत पेन फील कर रही थी अपनी डीप इन हर हार्ट, बिकॉज ये 20 ईयर्स के बाद अवेटेड चाइल्ड था। सो ऑल अदर्स हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप व्हाइल ही कंटिन्यूड विद द प्रोसीजर्स। सब अपना होप लूज कर चुके थे, बट एक डॉक्टर थे जो बहुत ही होपफुल थे कि नहीं, मैं बच्चे को डिलीवर करने आया हूँ और ये मेरी पहला
केस था जिसको मैंने इंडिविजुअली अपने लेवल पे हैंडल करा है. सो आई वुड नॉट लेट दैट गो नेगेटिव. कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को, लाइफलेस बच्चे को लाइफ दे के ही जाऊंगा. सो देन ही कंटिन्यूड विद द प्रोसीजर्स और फाइनली उनको द चाइल्ड हीव्ड एंड गॉट हिज ब्रेथ. और फिर उन्होंने एक और एफर्ट करा यहाँ पर. क्या करते हैं कि वो उनको बोलते हैं कि मुझे एक टाल ला दो. टाल में बच्चे को रैप करा और उसकी बैक पे और चेस्ट पे ऐसे जोर जोर से रब करा. इससे शायद वो ब्रीथ करना शुरू कर दिया. और फाइनली उन्होंने देखा कि चाइल्ड हीव्ड, ऐसे ऐसे करके उसकी सांस की आवाज आनी शुरू हुई. ही हीव्ड, द चाइल्ड हीव्ड एंड गॉट हिज ब्रेथ. और उसकी सांस आ गई जिससे पता चला कि बच्चे की जान में जान आ गई. और इससे डॉक्टर की जान में जान तो जरूर आ गई. हिज बॉडी वॉज नो लॉन्गर स्टिल. अब बच्चे की बॉडी स्टिल नहीं थी. लिविंग एवरीवन सरप्राइज. और हर कोई जो वहां पे प्रेजेंट था सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. एंड इट वाज नॉट लेस देन अ मिराकल इन सबकी लाइफ में कि कैसे लाइफलेस बच्चे में लाइफ क्रिएट करी है डॉक्टर ने. और इट वाज जैसे ही बच्चे की क्राई की फर्स्ट आवाज आई, इससे सबकी आंखों में देवर विद देयर रोलिंग टीयर्स. व्हाई उनकी आंखों में क्यों आंसू आ गए? बिकॉज वो खुशी के आंसू थे. जो चीज उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी, होना चाहिए था, वो डिस्प्रूव हो गई बिकॉज बच्चा लाइफलेस होता. और फाइनली कैसे सिर्फ डॉक्टर की एफर्ट्स की वजह से आउट ऑफ द वे जाके डॉक्टर ने एफर्ट्स करी. होप लूज बिल्कुल नहीं करा. होप करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट रहते हुए इन बच्चों लाइफलेस बच्चे को लाइफ दी. तो इसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था इट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल हैपनिंग टू देम. तो ये सोचकर उनको बहुत खुशी हुई और सबकी आंखों में खुशी के आंसू आने लग गए. और ये देखकर सबसे पहले मिडवाइफ ने थैंक गॉड किया कि यस दिस इज नॉट लेस देन अ मिरेकल. और सबसे पहले उन्होंने गॉड को थैंक किया. सो द नर्स मटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेयर व्हाइल होल्डिंग द चाइल्ड. तो आप इमेज में भी देख सकते हो कि कैसे मिडवाइफ, कैसे नर्स सबसे पहले गॉड को थैंक्स कर रही हैं कि कैसे एक लाइफलेस बच्चे में लाइफ आ गई. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू द ऑलमाइटी द गॉड इन हेवन. सो मटर का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे फसफसाने की आवाज आ रही थी. टू स्पीक इन अ लो क्वाइट एंड ऑफन एंग्री वॉइस दैट इज डिफिकल्ट टू हियर. यहाँ पे एंग्री तो नहीं जाएगा बट ये इज इन अ लो इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस जो हमें सुनाई देती है. ओह माय गॉड, ऐसे करके कुछ बोल रही थी. सो द नर्स मटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेयर व्हाइल होल्डिंग द चाइल्ड. द ग्रैंडमदर वाज आल्सो प्रेइंग व्हाइल सुसन स्टिल लेड अनकॉन्शियस. कि नर्स भी सबसे पहले गॉड को थैंक्स कर रही थी जैसे उन्होंने बच्चा होल्ड करा. और उनकी जो सुजन की जो मदर थी, जो बच्चे की जो नानी थी, वो भी गॉड को बहुत थैंक्स करने लग गई. और वाइल जो सूजन थी वो अभी भी अनकॉन्शियस वहां पर लेटी हुई थी. एग्जॉस्टेड एंड्रयू. अब एंड्रयू की जो कंडीशन है वो बहुत ही बिल्कुल टायर्ड, बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गए हैं. और अब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे पूरा वर्ड टू वर्ड, तो वहां पर जो एफर्ट्स लिखे हैं वो फेवरिश एफर्ट्स, कि ऐसे एफर्ट्स हो गए थे कि जिसमें खून पसीना एक हो गया था. इतने हार्ड एफर्ट्स थे किसके? डॉक्टर पर्टिकुलर के, एंड्रयू मेंसन के. सो इतना एग्जॉस्ट होने के बाद तुरंत जैसे उन्होंने देखा कि दोनों नॉर्मल है और वो वहां से बाहर आ गए. सो एग्जॉस्टेड एंड्रयू लेफ्ट व्हाइल इन्फॉर्मिंग जो दैट ऑल इज वेल. जो जैसे तुरंत पानी पी के बाहर निकल के आए और जो को इन्फॉर्म करते कि ऑल इज वेल, अब तुम जल्दी जाके बच्चे और मम्मी से दोनों से मिल लो. While he was walking home at around 5 in the morning, his heart was full at having accomplished something real in his life. और जब फाइनली डॉक्टर बेबी को डिलीवर करा के और मदर को स्टिल लेट अनकॉन्शियस थी, बट थोड़े टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियस आ गई बिकॉज उन्होंने उनको कुछ पेन किलर्स दिए थे और कुछ इंजेक्ट किए हुए थे जिससे बॉडी धीरे धीरे उनको रिस्पॉन्ड कर रही थी. कॉन्शियस हो गई थी बट थोड़ा सा अभी वो सो जैसे रही थी, थोड़ी सी नम थी उनकी बॉडी. सो ये सब देखते हुए कि हाँ, मदर को भी चेक कर लिया कि वो ठीक है, थोड़ी देर बाद अपने आप वो होश आ जाएगा, उनको ठीक हो जाएगी जैसे दवाई का असर कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद बेबी भी अब बिल्कुल ठीक है. उन्होंने सबको हैंड ओवर करा दोनों को और जो को इन्फॉर्म करते हुए घर चले गए. और जैसे वो रिटर्न अपने घर की तरफ जा रहे थे उनको बहुत ही सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ और बहुत रिलीफ फील हुआ. तो ये क्यों हुआ? व्हाइल ही वाज वॉकिंग होम एट अराउंड 5 in the morning, और सुबह रात के
के 2-2:30 बजे के आए और अर्ली मॉर्निंग 5 बज गए थे उनको इस बेबी को डिलीवर कराने में. सो हिज हार्ट वॉज फुल एट हैविंग अकम्प्लिश्ड समथिंग रियल इन हिज लाइफ, अकम्प्लिश, हाईली ट्रेन्ड और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो उनको ऐसा लगा कि आज मेरे जो प्रोफेशन का पर्पस था, जो बीइंग अ डॉक्टर, जो अब हम डॉक्टर्स का क्या पर्पस होता है, किसी की लाइफ को सेव करना, किसी को डेंजर से बाहर करना, किसी की फैमिली को खुश करना, किसी की लाइफ को सेव करके. तो आज वो जो हमारा पर्पस था वो मैंने उस पर्पस को अकम्प्लिश कर लिया और मैंने कुछ वाकई में आज कुछ इन ट्रू सेंस आज मैंने विक्ट्री ली हुई है आज मेरी ट्रू सेंस में. एंड दिस इज द रियल हैप्पीनेस दैट इज वर्थ शेयरिंग. तो ऐसी वो चीज़ें सोचते हैं. और बहुत ही जो इतना अपसेट मूड था उनका रात को जब अपनी गर्लफ्रेंड से वो बात करके आ रहे थे और कैसे अर्ली मॉर्निंग में इतनी कंटेंटेड, इतनी सेटिस्फाइड फीलिंग के साथ, इतनी अकम्प्लिश्ड फीलिंग के साथ वो वापस अपने घर पे रिटर्न कर रहे थे. Now, with this ends with the chapter, but now let's immediately conclude with the chapter. So, through birth summary, the writer highlights the efforts of doctors and wants to say that we should keep on trying whatever the condition is. हमें इस चैप्टर से बस एक लेसन लेने को मिला कि हमें अपनी कोशिशों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कितने भी एडवर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए. वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज जब सब कुछ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब तरफ नेगेटिव होता है, तो एटलीस्ट एक दरवाज़ा तो खुलता है, एक रे ऑफ होप तो ज़रूर होती ही होती है. तो यही चीज़ जस्टिफाई हुई है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और जिसकी वजह से इस पेनफुल जो चैप्टर थी, जिसकी बिगिनिंग थोड़ी सी पेनफुल थी, थोड़ी सी स्ट्रेस्ड सिचुएशन हो गई, थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया, बट फाइनली हार्ड वर्क की वजह से, एफर्ट्स की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, होप की वजह से कैसे इस चैप्टर को एक हैप्पी एंडिंग मिली और कैसे बेबी का सक्सेसफुल बर्थ हुआ, और वो भी अपने लाइफ में लाइफलेस स्टेट से एक लाइफ वाले स्टेट में आया और मदर भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी. Now, let's immediately move towards discussion of the question answer which are given after your chapter. सबसे पहला question, I have done something. Oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? Last में जब उन्होंने बोला yes, I have done something. I have done something real. तो ऐसा क्यों बोला? यही तो है reality. बाकी सब चीज़ें हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से लड़ते हैं, वो सब तो छोटी छोटी चीज़ है, बट reality जो असली खुशी है वो यही है कि आप जब किसी को खुश करते हो अपनी वजह से, दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस एंड दैट इज द रियल एसेंस ऑफ वंस लाइफ. तो इसको हमें जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन में. द यंग डॉक्टर एंड्रिया मेंसन, अब यंग डॉक्टर क्यों? बिकॉज इन्होंने अभी इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, डिग्री को कंप्लीट करा है. सो द यंग डॉक्टर एंड्रिया मेंसन हैड डन अ commendable work, एक बहुत ही तारीफ़े लायक उन्होंने काम किया. His exclamation is justified. He had not only helped the middle-aged lady in the safe delivery of a male child, but also restored them to perfect health. उन्होंने सिर्फ ये जो इनका एक्सक्लेमेशन था, दैट इज़ बहुत अच्छे से उन्होंने उसको, उनका जो प्रोफेशन था, उनकी जो ड्यूटीज़ थी, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करा. उन्होंने सिर्फ एक मिडिल एज क्यों? क्योंकि उनकी शादी के भी 20 साल, आप अगर बोलिए कि 2022 के अप्रॉक्स उनकी शादी हुई थी, 20 ईयर्स और, तो अब वो 40-42 में थी. तो अपने मिडिल एज्ड लेडी उस मदर को बोला जिसने अभी रिसेंटली बेबी को डिलीवर किया है, और इन द उनको सेफ डिलीवरी कराई, और किसकी कराई? एक बेबी चाइल्ड की कराई, बट बेबी बॉय चाइल्ड की, बट ऑल्सो रिस्टोर्ड देम टू परफेक्ट हेल्थ. सिर्फ एक मदर को एक लेबर रूम से बाहर नहीं लेके आए, एक बेबी को वूम से बाहर नहीं लेके आए, बल्कि इनकी प्रॉपर हेल्थ को मेक श्योर करा, और वो कितने क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी. सूजन मॉर्गन स्ट्रेंथ वाज एबिंग आफ्टर द डिलीवरी, और सूजन मॉर्गन जिन्होंने बेबी को डिलीवर करा, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, वो बिल्कुल बहुत ही उनकी भी ऐसा लग रहा था कि वो अनकॉन्शियस हो रही है आफ्टर द डिलीवरी. शी वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस, उनकी पल्स बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, हार्ट की जो पल्स रेट्स थी बिल्कुल ज़ीरो हो रही थी. एंड्रियो गेव हर एन इंजेक्शन एंड वर्कड सेवियरली टू स्ट्रेंथन हर हार्ट, और एंड्रियो ने इसमें बहुत एक वाइज और बहुत
क्विक, बहुत ही रेशनल डिसीजन लिया। उन्होंने उनको एक इंजेक्शन दिया दैट वर्कड सीवियरली, और उसने बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन पर वर्क करा कि कुछ भी हो जाए, मुझे इनकी सबसे पहले प्रायोरिटी पे इनकी पर्ल्स को ठीक करना होगा, मुझे इनके हार्ट को प्रॉपर्ली फंक्शन कराना होगा। The major achievement of Andrew was to resuscitate the stillborn child, और सबसे जो major achievement था एंड्रियो का was to resuscitate the stillborn child, ये जो lifeless बच्चा था, जो stillborn था, जिसमें कोई movement, कोई हलचल नहीं हुई थी, ना तो वो सांस ले रहा था, ना उसके हाथ पैर मूव कर रहे थे, वैसा लग रहा था lifeless है वो stillborn child को जब उन्हें रेस्क्यू करा। So this was the biggest achievement for Dr. Andrew Manson. First he laid the child on a blanket and began the special method of respiration. ऐसे करके उन्हें ब्लैंकेट में उनकी बॉडी को वार्मथ दिया और ब्लो करा उनके फेस के, उसके माउथ में ब्लो करा सो दैट वो रेस्पिरेट करना शुरू कर दे। देन ही ट्राइड द हॉट एंड कोल्ड वाटर, जिसमें उनको जगल किया, डिपिंग द बेबी ऑल्टरनेटिवली, साइमल्टेनियसली एक में डिप करा फिर दूसरे में डिप करा। ही लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, और ये सारी एफर्ट्स जो आधे घंटे तक चली, शार्प 30 मिनट के जो सारी दोनों एफर्ट्स थी, दैट ऑल वाज इन वेन। ही देन मेड अनदर लास्ट एफर्ट, हार नहीं माने कि मैंने ये कोशिश कर ली, कोई रिजल्ट नहीं आया, ये कोशिश कर ली, एफर्टलेस हुई, बिल्कुल बेकार व्यर्थ की एफर्ट्स थी। उन्होंने ये नहीं सोचा, एक थर्ड एफर्ट और करी, जिससे फाइनली बच्चा रिवाइव हो गया और बाहर आ जाता है अपनी लाइफलेस जोन से। ही लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, ही देन मेड अनदर लास्ट एफर्ट, ही रब्ड द चाइल्ड with a rough towel, he went on pressing and releasing the baby's little chest. प्रेस को कभी उसको रब कर रहे थे, कभी उसको प्रेस कर रहे थे with both his hands. At last the baby responded. Finally baby ने respond किया। यहाँ पर हमें पता चला कि कैसे डॉक्टर ने एक बहुत एफर्ट्स करने के बाद और फाइनली वो सक्सेसफुल भी हुए। हिज चेस्ट हीव, और फाइनली बेबी की चेस्ट हीव हुई, ऐसे करके सांस लेने की आवाज़ आई। एंड्रियो रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, और एंड्रियो को बहुत खुशी हुई और जितने भी एफर्ट्स उनको और रीडबल करा ताकि बच्चा अच्छे से सांस लेना शुरू कर दे। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग, जल्दी जल्दी गैस्पिंग करने लग गया। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम हिज टाइनी नोस्ट्रल, और बच्चे की छोटी सी एक नोस्ट्रल से एक बबल आया म्यूकस का, उसकी तो छोटी सी उसकी नोजी आई, जिससे पता चला हाँ वो सांस कर रहा, उसके अंदर जो म्यूकस था वो भी वो बबल के फॉर्म में बाहर दिखने लगे। तो इट वाज अ साइन ऑफ रिलीफ। नाउ द पेल स्किन टर्न पिंक, अब बच्चे बिकॉज वो रेस्पिरेट नहीं कर पा रहा था, बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बॉडी जो थी बहुत ही पेल हो गई थी, वाइट कलर की हो गई थी। और आपने जैसे देखा होगा कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो बेबी की जो स्किन होती है वो पिंक कलर की होती है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। सो बच्चे की जो पेल स्किन थी दैट ऑल्सो टर्न पिंक, अब वो फाइनली पिंक हो गई है। उसके जितने भी हाथ पैर जितने लिम्स है दे बिकेम, उनमें स्ट्रेंथ आ गई है थोड़ी सी। देन केम द चाइल्ड्स क्राई, फाइनली बेबी फर्स्ट बेबी क्राई सुनने को मिलता है। अब इन सब से हमें डॉक्टर के एफर्ट्स बहुत अच्छे से जस्टिफाई होते हैं। एंड्रियो कॉल्ड अपॉन गॉड एज विटनेस ऑफ हिज एक्ट व्हिच वाज नो लेस देन अ मिरेकल। और फाइनली एंड्रियो बीइंग अ डॉक्टर, उन्होंने भी क्रेडिट किसको दिया? गॉड को क्रेडिट दिया। ही कॉल्ड अपॉन गॉड एज विटनेस ऑफ हिज एक्ट, बोलते हैं भगवान अब आप देखिए इसको कि आपने कैसे एक लाइफलेस, एक स्टिल बॉर्न बच्चे में एक लाइफ दी है, विच वॉज नो लेस देन अ मिरेकल, जो किसी एक चमत्कार से कम बात नहीं थी। इट वॉज नॉट मियर थियोरिटिकल टॉक बट अ प्रैक्टिकल अचीवमेंट। वो सिर्फ एक थियोरिटिकल टॉक नहीं था, सिर्फ एक बातें ही नहीं थी कहने की, उन्होंने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को प्रूव करा, उनको जस्टिफाई करा। समथिंग विच वॉज very real and that was very solid, that was really a great a great deed towards humanity, that was a best gesture of a doctor towards his patient.
Heading with the next question, there lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. Discuss करना है theory और practical में बहुत ज़्यादा difference है. Of course, देखो जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी कि ऐसी ये medicine देना, ये care करना, ऐसे करना, ये cure करना, इन सारी चीज़ों से तो ज़्यादा results नहीं मिले. because जब उन्होंने देखा कि baby still born था, जिसको nurse भी declare कर चुकी थी कि उसमें जान नहीं आएगी, but कैसे डॉक्टर के जो intuition थे या उन्होंने कभी किसी को ऑब्जर्व करा होगा ऐसे करते हुए, वही चीज़ों ने फाइनली डॉक्टर को रिजल्ट्स दिए और जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया और सबके चेहरों पे खुशी आ गई, खुशी के आंसू आने लग गए थे. सो लेट्स चेक विद द आंसर. नॉर्मली द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड बाय प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. जो मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते हैं, इनको हमेशा प्रैक्टिशनर्स बोला जाता है बिकॉज थ्रू आउट द लाइफ ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस ही करते रहते हैं. सो normally the medicines prescribed in textbooks are used by practicing physicians, doctors. However, in extreme cases of emergency, the physician's experience, resourcefulness and practical approach become far more important than the theoretical knowledge. और कहीं बार क्या होता है कि theoretical चीज़ें तो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं वो तो उनको यूज़ करते ही करते हैं, बट इन सब के बाद जो चीज़ जो लिटरली काम आई, जिसका एग्जाम्पल हमें इस चैप्टर में देखने को मिला, दैट इज in extreme cases of emergency the physician's experience, रिसोर्सफुलनेस, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको कितनी नॉलेज है प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने की, कितने रिसोर्सफुल हैं और कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है, दैट बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट देन दी थ्योरेटिकल नॉलेज. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने की हो जाती हैं एज कम्पेयर टू कि सिर्फ बुक में क्या पढ़ा और ऐसी प्रॉब्लम है तो ये दवाई दो, ये है तो ये दवाई दो. सो दवाइयाँ इज ऑलवेज नॉट द सोल्यूशन, बट इनके अबव जो मेजरली एक्सट्रीम केसेस में, इमरजेंसी केसेस में जो चीज़ें हेल्प करती हैं एक डॉक्टर को, वो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उनका लाइव एक्सपीरियंस होता है और इनके साथ साथ जो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है चीज़ों में और कितने रिसोर्सफुल हैं वो, इन चीज़ों से ज़्यादा जस्टिफाई होता है एक डॉक्टर की स्किल को. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अ विक्टिम ऑफ बम इंजरी, a snake bite or suffocation through drowning needs immediate help. The nearest available doctor may not have all the facilities needed with the case. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है, एक विक्टिम ऑफ बम इंजरी हो गई है, स्नेक ने बाइट कर लिया, सफोकेशन हो गई, सांस नहीं आ पा रही, थ्रू ड्राउनिंग की ड्राउन हो गए हैं, पानी में डूबने की वजह से सांस नहीं आ रही है. दीज ऑल केसेस नीड्स इमीडिएट हेल्प. अगर इमीडिएट हम इनको हेल्प नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी डेथ तो फॉर श्योर हो जाती है. तो जो बोले जो नियरेस्ट अवेलेबल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास हो सकता है इतनी फैसिलिटीज़ ना हो, वो लोग इतने रिसोर्सफुल ना हो कि उनको ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे विक्टिम्स को इमीडिएट हेल्प दे सकें. और अगर वो इमीडिएट हेल्प नहीं दे पाएंगे सो उनकी लाइफ एंड हो जाएगी, सो दे वुड लीड टू डेथ. इन सच सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड इज अ मस्ट टू सेव द पेशेंट्स लाइफ बिफोर रशिंग हिम टू द हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर केयर. अब कई बार तो ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर्स, जो लोकल एरिया के जो डॉक्टर्स हैं वो इतने इक्विप्ड अगर नहीं हैं और अगर हम उनको इतना बोले, उनको रेफर कर दें कि आप इस हॉस्पिटल ले जाइए या वहाँ पर ले जाइए, तो मीन वाइल जो जब उनको कम्यूट किया जाता है, दे आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो उनके बीच में ही, उनके रास्ते में ही डेथ हो जाती. तो वो केसेस से बचने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है, दैट इन सच अ सिचुएशन फर्स्ट एड इज द मस्ट होना ही चाहिए टू सेव द पेशेंट्स लाइफ बिफोर रशिंग हिम टू द हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर केयर. With limited resources at his command, the practicing physician exercises all his practical experience to control the damage to the minimum and check the victim's state from further deterioration. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, with limited, अब जो local जो doctors होते हैं, जो local physicians होते हैं, उनके पास बहुत limited resources होते हैं. तो with limited resources at his command, the practicing physician exercises all his practical experience. अब इन limited resources के साथ वो क्या करते हैं, जो भी अभी तक का उनको जो practical
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जितनी भी उन्होंने इधर उधर से नॉलेज गेन करी है, वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू कंट्रोल द डैमेज टू द मिनिमम, कि जितना उनको डैमेज जो भी प्रॉब्लम कम्स वो उसको जितना हो सके उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब उनको हम हॉस्पिटल रेफ़र करें तो मीनवाइल वो अच्छी कंडीशन में वहाँ तक पहुँच जाए, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका होता रहे। सो एंड चेक द विक्टिम स्ट्रेट फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन, और चेक करते हैं कि और कंडीशन बुरी तो नहीं हो रही और बद से बदतर तो नहीं हो रही है। अ स्टिच इन टाइम डज सेव नाइम। सो बहुत अच्छा कोट है कि समय पर अगर एक वाइज डिसीजन लिया जाए तो वो बहुत जानों को बचाया जा सकता है। द प्रैक्टिकल हेल्प कम्स एज अ बून, और यहाँ पर ये जस्टिफाई होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल हेल्प ही है विच कम्स एज अ बून, क्योंकि आप किसी को गोली देके, किसी को बैंडेड लगा के ठीक हर समय नहीं कर सकते हो, हर समय कट्स लगा के भी ठीक नहीं किया जा सकता है, कट करके स्टिच करके। तो बेस्ट चीज़ जो काम आती है आपके, आप कितने रिसोर्सफुल हो, आपको कितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है चीज़ों को डील करने में, और प्रैक्टिकल आपको कितनी नॉलेज है इन सारी चीज़ों की, जो कहीं ना कहीं जब ये मेडिसिन का ओरिजिन नहीं हुआ था तो हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स ऐसी कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते थे लोगों को क्योर करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, डेंजर से उनको बाहर करने के लिए। तो वही सारी नॉलेज कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी होनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पे हमें पता चला थ्योरी हमेशा काम नहीं आती, प्रैक्टिकल होना इज ऑफ utmost importance and should be given a top priority at least in the profession of medical या doctor profession में। Moving to the next question, give a brief account of the efforts which are made by Andrew to revive the stillborn baby। अब क्या क्या efforts करे, तो efforts तो countless थे, efforts ही efforts करे थे एंड्रियो ने। जो पूरी chapter थी it was just about the hardcore efforts of Dr. Andrew mentioned in bringing the child from stillborn to life, full of life। तो क्या क्या efforts थी, जल्दी से उस list को हम read करते हैं। A shiver of horror passed over Andrew as he gazed at the still form of the newborn baby। अब एक शिवर ऑफ हॉरर, एक बिल्कुल एक डर की कप एकदम से उनकी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है, कांप जाती है उनकी। वो जो डर होता है वो किसका, एक हॉरर वाला डर होता है उनको कि यार ये तो मरा हुआ, मैंने पहले केस हैंडल करा, पहली मदर की डिलीवरी कराई और वो मरा हुआ बच्चा, तो इसकी वजह से बिल्कुल कांप उठते हैं, बिल्कुल शिवर हो जाती है उनकी बॉडी विद दैट फियर, विद दैट हॉरर, विद दैट टेरर विच वाज पास्ड ओवर एंड्रयू एज ही गेज। जैसे उन्होंने देखा उस स्टिल फॉर्म ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी कि बिल्कुल स्टिल है, वो स्टिल बॉर्न है, वो लाइफलेस है वो नया बच्चा। दो इट वॉज अ परफेक्टली फॉर्म बॉय, हालांकि वो कंप्लीट बना हुआ था, वो पूरा डेवलप्ड बेबी था, बट उसमें जान नहीं थी। इट्स लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट, उसकी जो लिम्प, जो बहुत ही लूज सी जो वार्म बॉडी थी, गरम क्यों, बिकॉज अभी अभी मदर की बॉडी से आई है तो बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा वार्म होता है, और वो बिल्कुल वाइट थी। वाइट यहाँ पे पेल बता रहे, जिसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था, उसमें जान नहीं थी। दी वाइटनेस मेंट सफोकेशन। अब ये जो वाइटनेस किसकी वजह से आ रही थी, इससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं एस्फिक्सिया हुआ है, जिसको सफोकेशन विच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन। बच्चा सफोकेट हो गया क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई उसकी बॉडी में नहीं हो पा रहा था। एंड्रयू रिमेंबर्ड द ट्रीटमेंट गिवन टू सच अ केस इन दी समरियन। अब यहाँ पे उनको कोई केस याद आया, एंड्रयू ने कभी कोई केस ऐसा देखा होगा जब वो असिस्ट करते थे सीनियर डॉक्टर्स को, तो उनको इनको ट्रीटमेंट याद है विच वॉज गिवन टू सच अ केस इन दी समरिशन। वहाँ पर कोई एक जगह का नाम है जहाँ पे डॉक्टर ने ऐसा करा था, तो उनको रिकॉल हुआ और वही इस चीज़ को करते हैं। सो बिफोर द हॉट एंड कोल्ड वाटर केम ही हैड आस्क्ड फॉर, ही लेड द चाइल्ड अपॉन अ ब्लैंकेट एंड गेव इट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जब हम मुंह से ब्लो करते हैं बच्चे के मुंह में, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करते हैं। देन इट डिप द चाइल्ड ऑल्टरनेटिवली इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, फिर गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म पानी में उसको जगल करते रहे।
नाउ द चाइल्ड वॉज क्वाइट स्लिपरी, अब बच्चा ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे फिश जैसा स्लिप हो रहा है, क्योंकि एक पानी से दूसरा पानी, और बॉडी तो वैसे ही उसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बच्चे का जो स्किन का टेक्सचर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ही रब्ड इट विद अ रफ टॉवल, और फिर उन्होंने उनको रफ टॉवल से रब करा, आगे इसकी चेस्ट पे रब करा, बैक पे चेस्ट करा, बैक पे रब करा, सो दैट वो सांस लेना शुरू कर दे, रेस्पिरेशन शुरू कर दे। देन ही प्रेस्ड एंड रिलीज दिस, और फिर उसके चेस्ट पे ऐसे प्रेस करने लगे, रिलीज करा, प्रेस करा फिर रिलीज करा, ताकि वो ऐसे जल्दी जल्दी करने से क्या होगा, बच्चे की जो लंग्स होते हैं वो शायद ऐसे पंप होंगे और वो ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दे। देन व्हाट ही डिड, देन ही प्रेस्ड एंड रिलीज्ड हिज चेस्ट टिल इट हीव्ड अप, जब तक उसने ऐसे सांस नहीं ली तब तक उसको प्रेस रिलीज करते गए। इट वॉज फॉलोड बाय अदर हीव्स, और फिर तुरंत जल्दी जल्दी वो बच्चा सांस लेता गया, और जिस सांस लेने की वजह से बच्चा स्टिल बॉर्न के फेस से लाइफलेस के फेस से उसमें फुल ऑफ लाइफ आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो वहाँ पे बाकी सब जो लोग बहुत ही डेस्परेटली, बहुत ही एंक्शियस, बहुत ही होपफुल तरीके से बच्चे का वेट कर रहे थे, दे आर ऑल्सो फिल्ड विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, and it was a feeling of thrill altogether. Andrew redoubled his efforts, और जोर जोर से करने लगे ताकि बच्चा प्रॉपर्ली सांस लेता रहे। The child started gasping, और जल्दी ऐसे से बच्चा गैस्प करने लग गया। A bubble of mucus came from one tiny nostril, और जब जल्दी कर रहा था बच्चे के एक नॉस्ट्रल से तो नोजी का ऐसे बबल जैसा आ गया, जिससे कि जिसको देख के सबको बहुत अच्छी फीलिंग आई। The pale skin turned pink, the limbs were no longer boneless, अब हाथ पैर ऐसे नहीं लगे थे जिनमें जान नहीं, जिनमें स्ट्रेंथ नहीं, अब उनमें स्ट्रेंथ लग रही थी, और हेड भी प्रॉपर स्टेबल हो गया था। हिज हेड डिडंट लाई बैक स्पाइनलेसली, ऐसा नहीं लग रहा था कि स्पाइनलेस है बच्चा, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही लूज है, अब उसमें भी स्ट्रेंथ आ गई और हेड को भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल गई। द चाइल्ड गेव अ क्राई, फाइनली चाइल्ड ने बेबी क्राई दिया फर्स्ट, और इट केम अलाइव, और ऐसे लाइफलेस बच्चा अलाइव हो गया, जिसकी वजह से विच इज़ क्लियरली जस्टिफाइड इस क्वेश्चन में कि हमें बहुत अच्छे समझ, ये इतने सारे अनकाउंटेबल एफर्ट्स थे जिसकी वजह से एंड्रयू टू रिवाइव द स्टिलबॉर्न, इतने लिमिटलेस या काउंटलेस एफर्ट्स थे डॉक्टर एंड्रयू मेंशन के, जिसकी वजह से वो लाइफलेस बच्चा, वो स्टिलबॉर्न बच्चा अलाइव हो जाता है, और सब उसके अलाइव होने की वजह से सब पूरी इंटायर फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और चेरिश हो जाते हैं। Now, moving with the next question, compare and contrast Andrew's emotional, mental and physical state at the beginning of the story and at the end. अब हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि बिगिनिंग में उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड था, बहुत ही पजल था, बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, सैड था, बट एंड में वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है ये मेरे पूरे लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इसको मैं थ्रू आउट माई लाइफ चेरिश कर सकता हूँ, और उनको ये रियलाइज़ होता है उस खुशी से, उस एफर्ट के बाद उनकी जो एफर्ट्स ने उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिया, इससे उनको समझ में आया कि येस दिस इज़ द रियल लाइफ, यही वर्थ है लाइफ की, और दिस इज़ इन ट्रू सेंस द ट्रू हैप्पीनेस ऑफ द इनर सोल। तो हमें कंपेयर करने, कंट्रास्ट करना है कि एंड्रयू का जो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्टेट था बिगिनिंग में और एंड में कैसा था। एंड में हमने देखा कि उनकी फिजिकल स्टेट बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए, बिल्कुल फेवरिश फील कर रहे थे, बिल्कुल टायर्ड, जान खत्म हो गई थी उनकी, तो इतने पेन्स उन्होंने लिए थे फाइनली एक लाइफलेस बच्चे को लाइफ देने के लिए। सो जल्दी से हम इनको कंसिडर करते हैं और आंसर को डिस्कस करते हैं। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड्रयू इज फिजिकली टायर्ड एंड इमोशनली अपसेट, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन से हॉट टॉक करके आए थे। ही हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग evening with Kristen, the girl he loved the most. His thoughts are heavy and muddled. उनके जो thoughts थे वो बहुत heavy थे और बहुत ही confused थे कि क्या किया जाए, इस लड़की से रहा जाए या ना रहा जाए। But finally शादी के बारे में सोचते तो उनको वही लड़की दिखती थी और उनको लगता था she is the best girl for me और ऐसा। बट उनकी बहुत hot talk हुई थी, थोड़े negative thoughts थे, positive थे, तो ऐसे muddle हो रहे थे। The episode he had witnessed at Cardiff station still filled his mind with sadness. और ये कहाँ पर हुआ था, वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से कहाँ पर मिले थे, कार्डिफ स्टेशन पर मिले थे। तो उस स्टेशन पे जो उन्होंने विटनेस करा उस सिचुएशन को, दैट हैज स्टिल
filled his mind with sadness, जिसकी वजह से उनका दिमाग में अभी बहुत ही दुखी था, उनका दिमाग बहुत ही पुअर फील कर रहा था। Though he thought of marriage as a blissful state, हालांकि वो ऐसा सोचते थे कि शादी तो एक बहुत ही blissful state है, बहुत ही खुशी वाला state है, बहुत ही happy state है, he couldn't help remembering the miserable failure of many marriages, but at the same time वो ये भूल नहीं पा रहे थे कि कैसे बहुत सारे ऐसे उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके एक्वेंटेंस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने विटनेस करा है कि शादी के बाद इतने नेगेटिव सिचुएशंस हुई हैं, उनके साथ ऐसे कंडीशन बनी कि जो बहुत ही मिजरेबल होगी, जिसकी वजह से उन लोगों की, उन दो पार्टनर्स की लाइफ, तो एक तरफ इतने अच्छे थॉट्स थे शादी के और जब प्रैक्टिकल देखते थे इतने मिजरेबल कंडीशन, तो इन सब चीज़ों में उनका दिमाग उलझा हुआ था और वो ऑल टुगेदर इन सब थॉट्स में बिल्कुल सबमर्ज थे। At the end of the story, Andrew is physically exhausted, और हमने एंड में देखा वो पूरी तरीके से थक चुके होते हैं बुरी तरीके से, बट इमोशनली बहुत ही चीयरफुल होते हैं और मेंटली बहुत अलर्ट होते हैं, उनका दिल, उनका दिमाग बहुत खुश होता है। ऑल्दो उनकी बॉडी बिल्कुल थक के चूर हो गई थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, बट माइंड और हार्ट इतने खुश थे कि आज से पहले इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिली होगी उनको। हिज माइंड इज फिल्ड विद जॉय एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कुछ आज बहुत बड़ा मिशन अकम्प्लिश हुआ है, आज एक बहुत बड़ा टास्क अचीव करा है, एक लाइफलेस बच्चे को उन्होंने अलाइव किया है। He has performed an unusual feat, no less than a miracle। कोई चमत्कार से कम आज नहीं किया था उन्होंने। He calls upon God as witness। वो खुद इनवाइट करे थे गॉड को, ओ गॉड प्लीज ग्रेस द ओकेशन। वो बोलना चाह रहे थे कि he calls upon God as witness that he has done something real at last। और फाइनली में एंड में वो ऐसा गॉड को विटनेस बनाना चाह रहे थे कि यस गॉड विटनेस की आज मेरी जो लाइफ है मैंने उसका पर्पस अचीव करा है, ह्यूमैनिटी को सर्व करके, लोगों को खुश करके, आउट ऑफ द वे जाके। सो दिस सेंस ऑफ अचीवमेंट हेल्प्स हिम टू ओवरकम फिजिकल फटीग। अब ये जो फिजिकली तो बहुत फटीग फील हो रहा था, बहुत ही थके हुए, थके हारे गए थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी हाथ पैर में, कुछ भी जान जैसी नहीं बची लग रहा था उनको, बट ये जो इतनी खुशी थी, दिल इतना खुश था, दिमाग में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही, इतनी ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, इतना ज़्यादा सेल्फ कंसिडर कर रहे थे वो, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी कि जिसकी वजह से उनको जितनी भी थकान थी वो बिल्कुल ख़त्म दिख रही थी। हिज सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज पेशेंट्स हेल्प्स हिम टू अटेंड देम होल हार्टेडली। और ये जो उनकी सेंस थी ना कि उनकी जो ड्यूटी, उनकी जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, उसकी जो प्रायोरिटी होती है टू सर्व द पेशेंट्स, वो अपनी उस ड्यूटी को उन्होंने होल हार्टेडली पूरे होप के साथ करा, जिसका रिजल्ट उनको पॉजिटिव देखने को मिला। ही फॉरगेट्स हिज पर्सनल फीलिंग्स एंड थिंग्स ओनली ऑफ रिवाइविंग द पेशेंट, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनल सारी चीज़ें भूल गए और सिर्फ उनके दिमाग में अब एक ही थॉट आ रहा था, कोई क्रिस्टीन, कोई लड़ाई, कोई मैरिज, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था, मैं कैसे बच्चे को बचा सकता हूँ, कैसे मदर को ठीक कर सकता हूँ, कैसे बच्चे को लाइफलेस बेबी को लाइफ दी जाए। इट वॉज ऑल अबाउट दैट। दिल दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, दैट इज मेकिंग दैट स्टिल बॉर्न बेबी विद लाइफ। So, heading with the next question, what impression do you form of Andrew Manson at the basis of the story Birth? तो बहुत ही सुपर हीरो का इम्प्रेशन बन गया। अब लाइक एंड्रयू मेंसन इज नॉट लेस देन अ गॉड, इस चैप्टर के हीरो हम बोल सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन के जेम बोल सकते हैं, अ पर्सन विद गोल्डन हार्ट बोल सकते हैं, जो बोलना है बोलो, आपको अपने वर्ड्स यूज करने आप बिल्कुल कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू हाईली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। So Andrew Manson is a young man who has recently qualified as a doctor and started his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. He is in love with Christine and thinks of marriage as an idyllic state. जो उनको लगता है कि शादी एक बहुत परफेक्ट आइडल स्टेट है जब आप बहुत खुश रहते हो, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो अपने पार्टनर के साथ। हिज हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद लव। उनके दिल में सिर्फ प्यार प्यार, दिल दिमाग में प्यार प्यार छाया हुआ था अभी तो, बिकॉज वो यंग एज के थे और लाइक एनी अदर पर्सन एट हिज वेरी पीक यंग एज, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। तो यही सारी चीज़ें इनके साथ भी हो रही थी, प्यार में डूबे हुए थे। रिसेंटली अभी मेडिकल की
पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और अभी वो एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर के अंडर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको असिस्ट करते थे किनको, डॉक्टर एडवर्ड पेज को। कहाँ पे? वही वेल्स के माइनिंग टाउन में जिसका नाम है ब्लेनले, वहां पर करते थे। सो हिज हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद लव, his steady mind and reason help him see the marriages of many persons as dismal failures। और उनका हार्ट जो, his heart is overflowing with love, दिल में तो वो प्यार जैसा था कि ओवरफ्लो हो रहा, इतना प्यार आता था उनको क्रिस्टीन में, बिकॉज दैट वाज हिज फर्स्ट एंड लास्ट लव। बट हिज स्टेडी माइंड, बट दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्शियसली वो सारे एग्जाम्पल्स याद आते थे कि कैसे मैरिज हर केस में एक हैप्पी मैरिज नहीं होती है, एक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, बल्कि स्ट्रगल्स, पेन्स, प्रॉब्लम्स कितनी वो लोग फेस करते हैं एक दूसरे से, दैट इज एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से। तो वो सारी चीजें वो रिकॉल करते हैं। हिज स्टडी माइंड एंड रीजन हेल्प हिम सी द मैरिजेस ऑफ मेनी पर्सन्स अराउंड हिम एज डिसमल फेलियर। जब बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स उन्होंने देखे तो उनको देख के पता चला, दिमाग कॉन्टिन्यूसली उनको समझा रहा था कि शादी हमेशा एक हैप्पी स्टेट नहीं होता है, डिसमल फेलियर, बहुत बुरे फेलियर्स भी होते हैं, बट दिल में तो बस प्यार ही प्यार था टुवर्ड्स क्रिस्टीन। Andrew is mature enough to keep his private and professional lives apart। अब Andrew इतने well matured थे to understand what is good and bad for him, और अपनी personal और professional life को उनको दोनों को अलग अलग रखना बहुत अच्छे से आता था, जिसका एग्जाम्पल हमने इस केस में बहुत अच्छे से समझा। Once confronted with his responsibility, he discharged his obligations to the utmost capacity। और जैसे ही उनके ऊपर कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे उनको कोई रिस्पॉन्सिबल बना देता था किसी काम करने के लिए, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन। और जैसे ही जो मॉर्गन ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आप मेरे बच्चे की सक्सेसफुल डिलीवरी करोगे, आप मदर और बेबी की टेक केयर करोगे, आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन यू, और आप अंदर चले जाइए, आई कैन नॉट फेस द सिचुएशन, मैं यहीं पर बाहर आपका वेट करूँ। और जैसे ही जो मॉर्गन ने एंड्रयू मेंसन को रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करी, और फिर उन्होंने अपनी ड्यूटीज को अटमोस्ट तरीके से, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुल ऑफ हिम, टू द बेस्ट ऑफ हिम उन्होंने उसको फ्लो करा। ही इज ड्यूटी कॉन्शियस, ही इज नॉट अ थियोरिस्ट ओनली, वो ड्यूटी कॉन्शियस है, उनको बहुत अपने माइंडफुल तरीके से चीज़ों को करना आता है, काफ़ी रिसोर्सफुल है, काफ़ी उनको एक्सपीरियंस भी है चीज़ों का, बट उनको थ्योरिस्ट नहीं है, उनको थ्योरी को दवाई पड़ी और ये मेडिसिन दे दी, ये पढ़ा ये दे दी, ऐसे नहीं करते थे। ही इज़ जस्ट नॉट अ थ्योरिस्ट, ही बिलीव्स इन प्रैक्टिकल अप्रोच, ही इज़ प्रेगमैटिक एंड इज़ नॉट अफ्रेड टू ट्राई यूनिक मेथड्स। वो काफ़ी प्रेगमैटिक है, वो एक चीज़ में रहने वाले नहीं है, काफ़ी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसे, ये वर्क नहीं कर रहा तो ये करा, फिर दूसरी चीज़ ने भी वर्क नहीं करा तो तीसरी अप्रोच पे चले गए, तो काफ़ी डायनामिक सॉर्ट ऑफ थे, एंड इज़ नॉट अफ्रेड टू ट्राई यूनिक मेथड्स। और कुछ यूनिक मेथड अगर उन्होंने कभी देखा, वो उन्होंने उसको समझा अच्छे से और वो अपने दिमाग में रखा, और अगर ऐसे एडवर्स सिचुएशन उनके सामने आई तो उसमें उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी करा, और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला। एंड्रयू हैज़ अ टेंडर हार्ट, बट उनका हार्ट काफ़ी कमज़ोर था, दिल तो बच्चा है जी, तो इनका दिल भी थोड़ा ऐसा टेंडर हार्ट था। ही इज़ अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, उनको बाकियों की फीलिंग्स, ही वॉज वेरी मच अवेयर कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते, ही वॉज वेरी वेल अवेयर कि उनको पता था कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड, मदर ऑफ सूजन, मतलब मदर ऑफ एक्सपेक्टेड मदर, और मिडवाइफ, और सब लोग कितने होपफुल थे, सबकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी उस बेबी बर्थ से रिलेटेड। वो उन चीज़ों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, लोगों की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते थे, उनकी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहते थे, वो इतने कंसर्न थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ही नोज हाउ डीपली सुजन लव्ड हर कमिंग बेबी। और उनको ये भी पता था, जब उन्होंने क्लोरोफॉर्म लेने के लिए सुजन ने मना कर दिया कि आई विल टेक द पेन, बट कोई बात नहीं, अब क्लोरोफॉर्म मत दीजिए, अगर वो बच्चे को कहीं ना कहीं हार्म क्रिएट करेगा या प्रॉब्लम दे सकता है, आप मुझे क्लोरोफॉर्म मत दीजिए। तो उन्होंने जब एनेस्थीसिया लेने के लिए भी मना कर दिया, तो उनको पता चला हाउ मच डेडिकेशन इज़ ऑफ अ मदर टुवर्ड्स द बेबी, और वो कितनी कंसर्न्ड है, कितनी केयरफुल हैं अभी से ही अपने बच्चे के लिए। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। ही वॉज वेरी कंसिडरेट, हमारे जो डॉक्टर हैं एंड्रयू मेंसन, वो फीलिंग्स को कितना कंसिडर करते थे, कितने अच्छे से फीलिंग्स को समझते थे, दैट इज़ वेरी गुड अबाउट हिम। ही हैज़ पोलाइट मैनर्स एंड रीअश्योरिंग टोन, और उनको काफ़ी तमीज़ तरीका था बात करने का। जब उनकी मदर ने उनको टी ऑफ़र करी
उनने बहुत पोलाइटली उनको रिस्पॉन्ड करा। जब मिडवाइफ पूरी होप्स छोड़ चुकी थी तब उन्होंने कैसे पॉजिटिव बिहेव करा, तो वो बहुत पोलाइट थे अपनी नेचर में, उनको बहुत रीअश्योरिंग टोन थी, उनका जो टोन था बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे वो चीज़ों को लेके ऑन द होल। और ऑन द होल अगर हम एक बिग पिक्चर देखें अबाउट एंड्रियो दैट इम्प्रेसेस अस एज अ डेडिकेटेड डॉक्टर, तो हम इनको डेडिकेटेड डॉक्टर बोल दे, सुपर डुपर हीरो बोल दे, शक्तिमान बोल दे, एवरीथिंग विल डू फॉर एंड्रियो मेंसन। अ बिग हैंड शुड गो फॉर एंड्रियो मेंसन एक्चुअली, राइट। तो जो इस वीडियो को जिसने देखा, इस क्वेश्चन का आंसर समझा, तो प्लीज वो तो एटलीस्ट अ बिग हैंड जरूर देगा इस कमेंट बॉक्स में। नाउ विद दिस वी आर डन विद द एंटायर डिस्कशन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर बर्थ। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय करा और बहुत अच्छे से इसको समझा। अब अगर आपको लिटरली समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप या एक बिग हैंड, मेरे लिए नहीं, चैनल के लिए और डॉक्टर एंड्रियो मेंसन के लिए तो जरूर बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल, स्टे ट्यून्ड। और हाँ, जल्दी जल्दी बोलो क्या, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।